है वो तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास है। 90 की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। रात के 2 बज रहे हैं। इस हिसाब से माना जाए कि सुबह 7 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश की सीमा में यह काफिला प्रवेश करेगा। जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान मैं यदि मैं शुरुआत से फिर से बात करूं कि 5:30 बजे अतीक अहमद साबरमती जेल से बाहर आए थे। उसके बाद में करीब 5:45-6 बजे के आसपास एक काफिला, उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला साबरमती जेल से रवाना हुआ। उसके बाद राजस्थान में डूंगरपुर जिले से ये लोग प्रवेश करते हैं। उसके बाद उदयपुर आया। उदयपुर में पूरी दूरी तय करने के बाद चित्तौड़गढ़ में करीब 1.5 घंटे का ये काफिला चला। और उसके बाद अब करीब 5 मिनट पहले काफिला, जो यूपी पुलिस का काफिला है, वो भीलवाड़ा जिले में एंट्री कर चुका है। यहाँ के मांडलगढ़ इलाके से गुजर करके और करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो कोटा जिला है राजस्थान का ही, वहां ये काफिला पहुंचेगा। और गाड़ियों की स्पीड यदि मानी जाए, चूंकि तो करीब 90 से 100 के बीच में गाड़ियां इस वक्त इस NH-27 पर दौड़ रही हैं। और इसी जिले के बाद में यानी कोटा के बाद में फिर गाड़ियां, जो ये यूपी जो पूरी पुलिस का काफिला है अतीक अहमद को लेकर के मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। तो 7 से 8 घंटे का लगभग वक्त जो है पूरा हो चुका है। रूट ये पहले था कि आखिरकार ये काफिला कहां से होकर जाएगा, क्या जयपुर से होकर के काफिला जाएगा, लेकिन जैसा कि हमने आशंका जताई थी, संभावना जताई थी कि ये जो काफिला है वो करीब कोटा से होकर के जा सकता है। तो लगभग अब वही बात सामने आ रही है जो हमने संभावना जताई थी या बताया जा रहा था कि कोटा से ही ये काफिला और अब MP होते हुए उत्तर प्रदेश में गुजरेगा। तो करीब अभी भी चूंकि कोटा से प्रयागराज की दूरी करीब 750 किलोमीटर थी, 700 किलोमीटर थी, तो 11 से 12 घंटे का समय उस वक्त लग रहा था। तो इसीलिए ये टाइम जो पूरा लगने वाला है। लेकिन सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच में पुलिस, जो यूपी पुलिस है, वो अतीक अहमद को लेकर के यूपी में एंट्री करेगी। जी विष्णु, अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज तक पहुंचाना STF और पुलिस की पहली जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती। लेकिन चूंकि 8 घंटे का समय, 8.25 घंटे का समय हो गया है जब अतीक अहमद साबरमती जेल से चला है, तो क्या यह माना जाए कि इस वक्त वो इस बख्तरबंद गाड़ी में सो गया होगा, उसको नींद आ गई होगी, या फिर बेचैनी में होगा? देखिए, जब आप लंबे 4 साल के बाद में जेल से निकलते हैं और तब भी जबकि जबरन आपकी इच्छा ना हो, आपको डर लगे कि आपकी जान को खतरा है, और चूंकि जैसा कि अतीक अहमद ने निकलते वक्त में अपनी जान को खतरा बताया भी था, हाँ। तो ऐसे में नींद किसको आती है? तो रात भले ही एक आम आदमी के लिए हो, सोने के लिए हो, लेकिन बदमाशों के लिए कैसी रात, और वो भी जबकि वे एक पुलिस के शिकंजे में जाने वाले हो, और तब जबकि 2 दिन के बाद में एक अपहरण के केस में उनका फैसला आने वाला हो कि आखिरकार फैसले में उनके खिलाफ क्या होगा। तो ये बड़ी बात। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि अतीक अहमद को इस वक्त में नींद आ रही होगी। लेकिन मैं बता कि जो पुलिस की जो गाड़ी में ही है, तो पीछे जो आप देख रहे हैं मीडिया की जो गाड़ियां है वो लगातार इस वक्त ये NH-27 से गुजर रही है। लगातार मीडिया की गाड़ियां फॉलो कर रही है। हाँ, राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियां हैं और जो एस्कॉर्ट्स है वो भी इस वक्त काफिला में दिखी है। फिलहाल मांडलगढ़ जो थाना प्रभारी है मनोज मित्तल, वो भी हमको नजर आए थे काफिले के साथ गुजरते हुए। तो चूंकि इसलिए ये भीलवाड़ा में मांडलगढ़ जिले के इलाके से ये काफिला इस वक्त में गुजर रहा है। जी ठीक है विष्णु, एक बार शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जिस हिसाब से गाड़ियां जिस रफ्तार से चल रही हैं, सुबह 5:30-6 बजे के आसपास का समय होगा जब शिवपुरी और उसके बाद फिर वहां से काफिला आगे बढ़ेगा, झांसी पहुंचेगा। कयास यह है कि 7 बजे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल वहां पर अभी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, लेकिन क्या कोई प्रोएक्टिव अप्रोच वहां पर पुलिस की तरफ से, जो कि आप कस्बा थाने में खड़े हैं, उसी थाना क्षेत्र में खड़े हैं, किसी प्रकार की ऐसी अप्रोच वहां पर आपको पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही हो? देखिए, अगर फिलहाल की बात करूं तो किसी तरह की कोई अप्रोच पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिली, क्योंकि NH-27 है और ये माना जाता है कि नेशनल हाईवे पर लगातार जो है वो पुलिस पेट्रोलिंग करती है। लेकिन हम लगभग 50 से 60 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। तमाम जो ढाबे हैं, पेट्रोल पंप हैं, वहां पर भी हमने रुककर ये जानना चाहा या देखना चाहा कि क्या कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है या किसी तरह का कोई चेकिंग यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम इलाकों से एक बड़ी खबर आ रही है। शैलेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ, अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। कोटा की तरफ मुड़ गया है अतीक का काफिला।
भीलवाड़ा से कोटा की तरफ मुड़ गया है अतीक अहमद का काफिला। भीलवाड़ा जिले में इस वक्त पहुंचा और वहां से कोटा के लिए मुड़ गया है। कोटा से शिवपुरी में एंट्री करेगा। मध्य प्रदेश की सीमा वहां से शुरू हो जाएगी और फिर शिवपुरी से आगे काफिला बढ़ेगा तो झांसी में उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा, जहां से रक्सा टोल प्लाजा से होते हुए काफिला आगे बढ़ेगा और फिर बांदा और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज की तरफ बढ़ चलेगा। अभी का अपडेट, अभी की जानकारी यही कि इस वक्त भीलवाड़ा से कोटा की तरफ ये काफिला मुड़ चला है। यहां से कोटा पहुंचने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। हमारे सहयोगी विष्णु लगातार आगे बढ़ रहे हैं इस काफिले के साथ और वे बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में काफिला पहुंच जाएगा कोटा और वहां से फिर ये आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश की सीमा में शिवपुरी में प्रवेश करेगा और शिवपुरी से ये आगे बढ़ते हुए राजस्थान की सीमा में कस्बा थाने तक पहुंच चुके हैं हमारे शैलेंद्र, जो कि वहां से जानकारी साझा कर रहे थे। शैलेंद्र, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, तो बिल्कुल जिस तरीके से पहले हम जब शिवपुरी इलाके में मौजूद थे, मध्य प्रदेश के इलाके में मौजूद थे, तो ये था कि शायद अभी किसी तरह की कोई सूचना ना हो या सूचना हो भी तो एक लंबा समय है। यही कारण है कि पुलिस अभी अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रही। हालांकि अंदर खाने वो अलर्ट जरूर होगी। अगर मैं अंदर खाने की बात करूं तो पूरी पुलिस अलर्ट होगी। जिस तरीके से हमारे साथी भी बता रहे हैं कि जो अलग अलग थाना क्षेत्र पड़ रहे हैं, वहां के जो थाना प्रभारी है या जो वहां का स्टाफ है, वो लगातार जो है वो उस जो टीम है उसके साथ कवर अप दे रहा है। लेकिन अभी अगर यहाँ की बात करूं तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसा कि सहयोगी भी बता रहे हैं कि अभी कोटा पहुंचने में 1 घंटा और कोटा से यहां तक पहुंचने में, जहां जिस वक्त मैं मौजूद हूं, आखिरी थाना इलाका ये राजस्थान का है, तो यहाँ लगभग 2 घंटे और मान लीजिए 3 घंटे का सफर जो है वो यहाँ तक पहुंचने में अभी लगेगा। और उसके बाद जब यहाँ से काफिला आगे बढ़ेगा तो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का सफर और वो तय करेगा और फिर जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर वहां खत्म होगा और रक्सा टोल इलाका जो है वो वहां से यूपी का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाएगा। और वहां पर जिस तरीके से जो जानकारी है, जो सहयोगी भी बता रहे थे कि जो टीम है पुलिस की वो वहां भी तैयार है पूरी तरीके से, क्योंकि जब यहां से टीम जो दल है जो यहां पर उनको अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंचा था साबरमती, वो यहां से जब वहां पहुंचेगा तो वहां से फिर उसको सुरक्षित उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां से लेकर जाना है। हालांकि उत्तर प्रदेश से जाने का क्या रूट होगा ये पहले अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे रूट को एकदम से खुफिया रखा जा रहा है, अंतिम समय में जो है वो डिस्क्लोज किया जा रहा है कि किस रूट पर जाएंगे, क्योंकि जिस चौराहे पर पहुंचते हैं वहां से ये कयास लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर इस चौराहे से किस तरफ जो है वो काफिला मूव करेगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब भीलवाड़ा से चूंकि काफिला मुड़ चुका है, पहले कोटा पहुंचेगा, कोटा से 12 होते हुए वो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा और वहां से फिर एक लंबा सफर, लगभग 150 किलोमीटर का सफर है वो मध्य प्रदेश में तय करेगा और उसके बाद फिर वो झांसी में पहुंचेगा। तो आगे झांसी के बाद क्या रूट होगा ये अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हालांकि अगर इस रूट की मैं बात करूं, जिस रूट पर वो गुजर चुके हैं, यहाँ यही रूट रहने वाला है और इसी रूट पर उनको आगे लंबे तक जाना है। ये NH-27 ही है जहां हम इस वक्त मौजूद हूं। आसपास ढाबे भी हैं, पेट्रोल पंप भी है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी तरह का कोई पुलिसकर्मी या पुलिस की PCR वैन या पेट्रोलिंग गश्त की जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल यहाँ पर किसी तरह से कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ये माना जाए कि हो सकता है कि वो अंदर खाने तैयार हों एंड वक्त पर, जब उनको बोला जाए कि बस 5 से 10 किलोमीटर का सफर रह गया है और उसके बाद वो है इस हाईवे पर वो गाड़ियां जो है हो सकती हैं वो खड़ी नजर आए। लेकिन फिलहाल जो है वो पुलिस की किसी तरह की कोई तैयारी इस पूरे इलाके में देखने को नहीं मिल रही है। जी ठीक है, तो शिवपुरी और शिवपुरी से झांसी तक, यहां तक का रूट तो पुख्ता है कि इसी रूट से इस काफिले को गुजरना है, लेकिन झांसी से आगे का रास्ता क्या होगा उस पर तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। 417 किलोमीटर की दूरी बचती है झांसी से प्रयागराज की। वहां से आगे क्या वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये काफिला आगे बढ़ेगा, बांदा चित्रकूट होते हुए कौन सा वो रास्ता होगा जहां से काफिला आगे बढ़ेगा, सभी पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन संभावित रूट यही है और ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि झांसी तक का रूट यही रहने वाला है जिस रूट पर इस वक्त काफिला आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, 8 घंटे 21 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, रात के 2:11 हो रहे हैं और इस कोई अपडेट, कोई जानकारी, काफिला अभी रुका हुआ है क्या विष्णु? काफिला रुक चुका है, काफिला इस वक्त रुक चुका है। ये NH-27 है जहाँ पर ये काफिला रुका हुआ। मैं आपको दिखाऊं ये विजुअल, और इसी गाड़ी में अतीक अहमद काफिला है। आपको दिखाना चाहूंगा ये जो काफिला है यहाँ पर रुका हुआ है
देखिए NH-27 के करीब काफिला तो एक बार फिर से अतीक का काफिला रुका और काफिला रुकने की सबसे पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, चौथी बार ये काफिला रुका है और एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ चला है। रुकने की क्या वजह? जी विष्णु, चल रहे हैं क्या वजह रुकने की? चल रहे हैं, वजह क्या है? वजह नहीं है, लगातार रेगुलर चल रही है। एक बार वापस से काफिला जो है वापस से रवाना हो गया, रुकने की वजह क्या थी? एक बार वापस से काफिला जो है वापस से रवाना हो गया, रुकने की वजह क्या थी? मांडल का SHO मनोज हमारे साथ थे, लेकिन वजह अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए वापस से हम बात करने की कोशिश करेंगे। काफिला वापस से एक बार रवाना हो गया है जी। तो हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे कि काफिला एक बार फिर से यहाँ से रवाना हो गया है। क्यों रुका था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जी विष्णु, के लिए सबसे बड़ी बात है जी जी, ये तस्वीरें, ये विजुअल हम दिखा रहे हैं। काफिला जो NH-27 के ऊपर रुका था और वापस से काफिला एक बार फिर से रवाना हुआ है। मांडल का थाना प्रभारी है वो यहाँ पर गुजरे थे, एक बार वापस से उनसे बात करेंगे। मनोज जी क्या वजह रही थी? क्या पता है, चित्तौड़गढ़ का इलाका है, रुके कैसे हैं पता है? आप आगे थे। कौन सा इलाका है? चित्तौड़गढ़ लगता है। तो देखिए ये मनोज मित्रों ने मांडलगढ़ SHO है और लगातार राजस्थान पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर चल रही। तो फिलहाल काफिला एक बार रवाना हो गया है, हम आपको वही दिखा रहे हैं और एक बार फिर से हम काफिले का पीछा करेंगे, साथ चलेंगे जी। तो मांडा में काफिला थोड़ी देर के लिए रुका, क्यों रुका ये साफ नहीं हो पाया। वहां से काफिला आगे बढ़ चला है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चौथी बार ये काफिला रुका है। इससे पहले 1 बजे के आसपास रुका था जब ड्राइवर इंटरचेंज हुए थे, ड्राइवरों की अदला बदली हुई थी। और अब 2:13 पर एक बार फिर से भीलवाड़ा के मांडा में काफिला रुका। वहां पर मांडा के थानाध्यक्ष से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, पूछा कि क्या कारण रहा। उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल वहां से काफिला आगे बढ़ चला है। हमारे सहयोगी विष्णु भी लगातार उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। विष्णु, अभी तक साफ नहीं हो पाया कि यहां पर एक काफिला रुका क्यों था। क्या राजस्थान पुलिस को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं? देखिए बिल्कुल राजस्थान पुलिस की जो मांडल, क्योंकि जो काफिला है वो इस वक्त भीलवाड़ा से गुजर रहा है। ये काफिला भीलवाड़ा से गुजर रहा है। भीलवाड़ा पर NH-24 एंड NH-27 पर ही काफिला कुछ देर के लिए रुका, जो कि मांडलगढ़ इलाके में है। तो मांडलगढ़ जो SHO है मनोज कुमार, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। वो चूंकि वो लगातार इसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उसके गश्त पर भी मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार यूपी पुलिस के काफिले के साथ में राजस्थान पुलिस की एक जो गाड़ी थी वो चल रही थी। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश की कि आखिरकार काफिले के रुकने की वजह क्या है, तो उसका जवाब उनके पास भी नहीं था। लेकिन एक बार वापस से, क्योंकि 2 से 3 बार इसी हाईवे के ऊपर ये गाड़ियां 1-2 बार रुक चुकी है। पहले बात सामने आई थी कि ड्राइवर चेंज करने के लिए काफिला रुका है, लेकिन अब क्या वजह थी ये देखिए एक बार फिर से, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर NH-27 से काफिला गुजर रहा है, लेकिन चूंकि सकड़ा रास्ता है तो यहाँ पर वापस से एक बार स्पीड धीमी हुई है। लेकिन अब काफिले ने अपनी रफ्तार वापस से पकड़ ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे ही काफिला रुका वैसे ही एक बार सबके होश उड़ गए कि आखिरकार हुआ क्या, आखिर क्यों काफिला रुक रहा है। हाँ। तो ये जो काफिला जैसे जैसे रुकता है वैसे वैसे हो सकता है कि अतीक की सांसें भी थमती होगी, रुकती होगी या घबराहट पैदा होती होगी। आखिरकार वजह क्या है? लेकिन चूंकि काफी लोग इस वक्त इस हाईवे पे चल रहे हैं, साथ आप देख सकते हैं लंबा जो काफिला है, काफी गाड़ियां आगे पीछे यहाँ पर चल रही है। तो भीलवाड़ा जिले से ये काफी, कोटा जो है 84 किलोमीटर की दूरी पर ये अब कोटा है, जहां पर जिसके बाद में राजस्थान जो यूपी की जो पुलिस है वो आगे बढ़ेगी और MP बॉर्डर में शिवपुरी से होकर के घुसेगी। तो फिलहाल ये जो जगह है वो मैनाल है। मैनाल का झरना भी काफी प्रसिद्ध है देश विदेश के अंदर। तो मांडलगढ़ इलाके के मैनाल की जगह पर ये काफिला इस वक्त गुजर रहा है, जहां का झरना काफी प्रसिद्ध है। लेकिन आज झरने की बात नहीं होगी, आज बात होगी अतीक अहमद की और उसकी रात की, कि क्या अतीक अहमद कब, कैसे, कितने बजे कल यूपी पुलिस उसको लेकर के और यूपी पहुंचेगी। जी ठीक है, एक बार फिर से शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, विष्णु जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी भी STF की इन गाड़ियों के साथ साथ राजस्थान पुलिस की कुछ गाड़ियां भी आगे बढ़ रही हैं। चूंकि आप बता रहे हैं कि इस वक्त आप कस्बा थाने के आसपास मौजूद हैं, कस्बा थाना क्षेत्र में, जो कि आखिरी थाना पड़ता है राजस्थान का। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा वहां से शुरू हो जाएगी
वहां पर भी क्या हमें ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिल सकती है कि एमपी पुलिस की गाड़ियां वहां से हमें नजर आए, जैसी यहां पर हमें राजस्थान पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं इन बख्तरबंद गाड़ियों के आसपास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जिस तरीके से लगातार गुजरात से लेकर और यहां तक जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, राजस्थान का लगभग आधे से अधिक हिस्सा, लगभग ये पूरा काफिला है वो कवर कर चुका है। तो ऐसे में अब ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लगातार राजस्थान पुलिस जो है हर थाना क्षेत्र में एस्कॉर्ट कर रही है, तो जब ये आखिरी थाना क्षेत्र तो यहां तक राजस्थान की टीम उनको एस्कॉर्ट करेगी और यहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर जब आप आगे जाएंगे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वहां से जो है वो शिवपुरी जिले का मध्य प्रदेश का थाना शुरू होता है। तो संभवतः जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वहां पर पुलिस की कोई पीसीआर वैन खड़ी हो, लेकिन वो तभी पहुंचेगी जब बिल्कुल अंतिम समय में ये काफिला जो है वो काफी पास पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले से किसी भी तरह की कोई पुलिसिंग या उस तरह की पेट्रोलिंग यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि रूट को काफी खुफिया रखा जा रहा है और ऐसे में अगर पुलिस पहले से ही लोगों को हटाने लगेगी या पहले से बहुत सारी चीजें एहतियात करने लगेगी तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि आखिर रूट कैसा है। और आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, एक चीज यदि किसी एक व्यक्ति को पता चलती है तो पूरी दुनिया को पता चलने में चंद सेकंड का समय लगता है। यही कारण है कि शायद भले ही जो दूसरे स्टेट जहां से गुजरा हो, चाहे अहमदाबाद की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो या अभी मध्य प्रदेश की बात हो, तो ये पूरी जो रूट है वो एसटीएफ तय कर रहा है। लेकिन एसटीएफ जो इन राज्यों के आला कमान है, इंटेलिजेंस है, उनसे शेयर जरूर कर रहा होगा, लेकिन वो निचले स्तर पर केवल तभी शेयर की जा रही होगी कि जब ये तय हो जाता है कि इस रूट से पुलिस जो एसटीएफ है, जो यूपी एसटीएफ है, वो आगे बढ़ने वाली है। तो भले ही अलर्ट मोड पर रहने को कहा जा रहा हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा कि किस रूट से आखिर जाएंगे। तो हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले मैं कस्बा थाने के जो इलाका में तो मौजूद हुई, थाने तक भी मैं गया था तो देखा था वहां पर कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। शैलेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। अभी विष्णु में कौन सा टोल प्लाजा है जहां से गाड़ियां आगे निकली हैं? देखिए, ये मांडल इलाके में ही एक टोल था जो कि यहाँ से गाड़ियां भी गुजरी है। मांडल इलाके जो कि भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना इलाके के टोल से गाड़ियां गुजरी है और वापस से काफिला जो ये NH-27 पर एक कोई टोल था और उसके बाद में वापस से काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ गया, कोटा की तरफ ये काफिला बढ़ गया है। जी विष्णु, इससे पहले जब ये काफिला थोड़ी देर के लिए रुका था, आप भी अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास तक पहुंचे जिसमें अतीक मौजूद है, उस गाड़ी के भीतर कुछ आप देख पाए क्या? देखिए, गाड़ी में बेसिकली अंदर की तरफ पर्दे थे, बाहर की तरफ पर्दे थे, लेकिन हाँ रात की वजह से चूंकि अंधेरा काफी हो चुका था तो चूंकि हवा के वेंटिलेशन की वजह से हो सकता है कि पर्दे हटा दिए गए हों, लेकिन वहां पे जो खिड़कियों के आसपास ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अतीक जो था वो उसी गाड़ी में मौजूद था, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी है उनके चेहरे जरूर इस खिड़कियों में से नजर आ रहे हैं, लेकिन अतीक का चेहरा गाड़ी में बैठने के बाद अब तक सामने नहीं है। पहले जब साबरमती जेल से जब रवाना हुआ था तब इस बख्तरबंद गाड़ी में पर्दे भी लगे हुए थे और लेकिन चूंकि काफी थोड़ा मौसम में बदलाव था तो ऐसे में थोड़ी बहुत जो खिड़कियां उनको खोला गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों का पूरी तरीके से ध्यान रखा है। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के इस वक्त में यूपी पुलिस की ओर से इस तमाम इस रूट के ऊपर किए हुए हैं। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस की, तो एक तरफ जहां अधिकारियों का कहना था कि राजस्थान पुलिस से रूट जो है शेयर नहीं किया गया, लेकिन राजस्थान पुलिस कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का सहयोग कर रही है। जहां भी जिस भी जिले से ये काफिला गुजर रहा है वहां पर संबंधित थाना या फिर चेतक की जो गश्त है वो उनको एस्कॉर्ट करती हुई हमको कुछ जगहों पर नजर आ रही है। लेकिन कहां तक ये होगा वो भी देखने के लायक होगा। लेकिन चूंकि उदयपुर, चित्तौड़, उसके अलावा यदि बात करें भीलवाड़ा की, तो पुलिस की जो गाड़ियां हैं, खुद अभी एसएचओ ने देखा कि मांडलगढ़ जिनसे हमारी बातचीत। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये काफिला एक बार रुका है और थाना प्रभारी मनोज मित्तल है। क्यों क्या वजह है रुकने की? क्या वजह है? चल रहे हैं, रूट नहीं चल रहे हैं। क्या वजह है रुकने की? रूट नहीं लगातार चल रहे हैं। वजह क्या है? वजह नहीं है, लगातार रेगुलर चल रही है। अभी रोका एक बार वापस से काफिला जो है वापस से रवाना हो गया। रुकने की वजह क्या थी? मांडलगढ़ एसएचओ मनोज हमारे साथ थे, लेकिन वजह अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए, वापस से हम बात करने की कोशिश करेंगे। काफिला वापस से एक बार रवाना हो गया है। जी
देखिए ये NH-27 है जहां पे काफिला एक बार फिर से रुका था कुछ देर के लिए, सबसे बड़ी बात है ये तस्वीरें, ये विजुअल हम दिखा रहे हैं। काफिला जो NH-27 के ऊपर रुका था और वापस से काफिला एक बार फिर से रवाना हुआ है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी है वो यहाँ पर गुजरे थे, एक बार वापस से उनसे बात करेंगे। मनोज जी क्या वजह रही थी? क्या पता है, चित्तौड़गढ़ का इलाका है, रुके कैसे हैं पता है? आप आगे थे। कौन सा इलाका है? चित्तौड़गढ़। ये हाईवे है, चित्तौड़गढ़ हाईवे, और यहीं पर जो काफिला अभी ये रुका है ये यूपी प्रयागराज पुलिस की गाड़ी दिख रही है आपको, यूपी पुलिस की। और ये काफिला करीब 2 मिनट रुकने के बाद में एक बार फिर से यहाँ से रवाना हुआ है। वजह जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई कि आखिरकार किस वजह से ये काफिला रुका था, लेकिन एक बार फिर से यह काफिला रुकने के बाद में यहाँ से रवाना हो गया है। ये चित्तौड़गढ़ जिला है जहां पर ये काफिला भी कुछ देर के लिए NH-27 पर रुका था और उसके बाद गाड़ियां जो है फिर से लगातार जो है यूपी पुलिस की। ठीक है विष्णु, सब कुछ बहुत गोपनीय है, शायद इस वजह से भी किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ता कि काफिला किन किन वजहों से रुकता है। लेकिन क्या जब काफिला रुकता है तो उस वक्त आप ये देख पाते हैं कि सारी की सारी गाड़ियां काफिले की रुक जाती हैं? कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन तो होता ही होगा जिसकी वजह से सारी गाड़ियां एक साथ रुकती होंगी, या फिर आप ये देख पाते हैं कि कुछ गाड़ियां आगे निकलती हैं और कुछ आपको रुकती हुई नजर आती हैं? क्या तस्वीर आपने देखी? देखिए जब गाड़ियां जब रुकती हैं हाईवे पर तब सब एक साथ ही रुकती हैं, क्योंकि 2 गाड़ियां जो एस्कॉर्ट आगे कर रही हैं वो जो बोलेरो में जो सवार जो पुलिस के जवान है, जो पुलिस के ऑफिसर हैं, वो इन गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो जब काफिला रुकता है तो अचानक से रुकता है, और अचानक से काफिले के रुकते ही संभवतः जिनकी धड़कनें बढ़नी है उनकी धड़कनें बढ़ भी जाती होगी। और इसीलिए शायद जो मीडिया जो लगातार अभी तक इस काफिले को पिछले 8 से 9 घंटे से जो लगातार फॉलो कर रहा है, हम भी फॉलो कर रहे हैं ताकि पल पल की अपडेट्स जो हमारे दर्शकों को दे सके। तो गाड़ियों के रुकने के बाद एकदम से महसूस होता कि आखिरकार वजह क्या रही, क्यों यूपी पुलिस ने गाड़ी की को रोका है। क्योंकि जब यूपी पुलिस की गाड़ी के पहिए नेशनल हाईवे पर थमते हैं तो कुछ लोगों की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती होगी संभवतः। जी ठीक है विष्णु, आप बने रहे हमारे साथ, शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। माफिया अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाने के लिए यूपी STF प्रयागराज पुलिस पिछले कई घंटों से सफर कर रही है और यूपी में प्रवेश के लिए काफिले को सबसे पहले झांसी के लिए जिस टोल प्लाजा से होकर गुजरना होगा उस टोल प्लाजा पर हमारी एक टीम ने रियलिटी चेक किया है, वो भी देखिए आप। माफिया अतीक को प्रयागराज में पेशी के लिए साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश आने के लिए झांसी का रास्ता चुना गया है। यूपी में प्रवेश करने के लिए झांसी सबसे पहला जिला पड़ेगा जहां से अतीक का काफिला गुजरेगा। ये रक्षा टोल है, इस समय रक्षा टोल पे खड़े हैं। यहाँ पर अब से कुछ ही देर के बाद अतीक का काफिला यूपी में प्रवेश करेगा। ये प्रवेश द्वार यूपी का है। तो फिलहाल अतीक के काफिले को इस टोल प्लाजा से गुजारने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 लेन है, देखिए तीनों लेनों में जो सुरक्षा कर्मी हैं टोल कर्मियों के, इसके अलावा पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। थोड़ी ही देर में अतीक का काफिला शिवपुरी झांसी नेशनल हाईवे से होता हुआ इस टोल को क्रॉस करेगा। इस टोल को क्रॉस करने के बाद अतीक का काफिला दूसरे हाईवे यानी कि झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर आएगा। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर अतीक का काफिला रक्सा, बड़ा गांव, चिरगांव, मोट और पूंछ थाना को क्रॉस करने के बाद 8 थाना जाएगा। वहां से झांसी कानपुर नेशनल हाईवे को छोड़ने के बाद अतीक का काफिला तीसरे नेशनल हाईवे यानी बुंदेलखंड नेशनल हाईवे पर चढ़ेगा, जहां से हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, उसके बाद राजापुर या मऊ होते हुए प्रयागराज के लिए पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के अतीक के काफिले को यूपी में प्रवेश का जो इंतजार है वो अब से कुछ ही देर के बाद पूरा होने वाला है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल रक्सा टोल प्लाजा पर कर दी गई है। यहीं से ही सबसे पहले यूपी में जो अतीक का काफिला है वो प्रवेश करेगा। ऐसे में रक्सा टोल जहां से पहली बार यूपी का जो काफिला है जो 4 साल से बिहार में जेल में बंद है उसको लाने के लिए इसी रक्सा टोल पर फिलहाल इंतजार हो रहा है अतीक के काफिले का आने का। यहाँ झांसी से प्रयागराज तकरीबन 420 किलोमीटर की जो दूरी है वो 7 घंटे से भी ज़्यादा समय में तय की जाएगी। ऐसे में कई जिले होते हुए फिलहाल प्रयागराज अतीक का काफिला दोपहर तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में झांसी से काफिले को गुजारने के लिए
पुलिस और प्रशासनिक स्तर के साथ साथ जो टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर के बाद अतीक का काफिला इसी टोल प्लाजा से यूपी में प्रवेश करेगा और 3 नेशनल हाईवे से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। तो रक्सा टोल प्लाजा प्रवेश द्वार है उत्तर प्रदेश का। जब एमपी से ये काफिला आगे बढ़ेगा तो रक्सा टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए ये झांसी की तरफ बढ़ चलेगा और वहीं से काफिला बांदा और फिर चित्रकूट होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। हमने वहां की तस्वीर और वहां का रियलिटी चेक भी आपको दिखा दिया कि इस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, अब कितनी दूरी रह गई है कोटा की काफिला इस वक्त जहां पहुंचा है वहां से? हेलो हेलो, मिल पा रही हो? अभी इस वक्त काफिला जहां पहुंचा है, आप जहां पहुंचे हैं, वहां से कोटा की दूरी कितनी रह गई है? देखिए, अब कोटा की दूरी करीब 70 किलोमीटर रह गई है और कोटा चित्तौड़गढ़ लगभग पूरा हो गया है। उसके बाद में भीलवाड़ा जो है वो भी अब उसका जो आधा जिले का जो हिस्सा है वो लगभग पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद में भीलवाड़ा जो है वो भी अब उसका जो आधा जिले का जो हिस्सा है वो लगभग पूरा हो गया। लेकिन अब भीलवाड़ा की जो दूरी बची है उसके बाद में कोटा का जो जिले की जो सीमा है वो शुरू होगी। लेकिन 70 किलोमीटर की दूरी अभी भी, लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी अभी भी तय करनी बाकी है कोटा में प्रवेश करने के लिए। और कोटा के बाद में फिर ये जो काफिला है वो हम बारा की तरफ बढ़ेंगे और बारा से फिर ये जो काफिला है वो मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। तो लगभग अब रात के करीब रात के 2:30 लगभग बज चुके हैं। 5:30 बजे अतीक अहमद की साबरमती जेल से रिहाई हुई थी और 5 के बाद में देख लीजिए 8 से 9 घंटे का जो वक्त है, लगभग वक्त जो है बीत चुका है। लगातार हमारी कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट्स हमारी जारी है। और साबरमती के बाद में राजस्थान में ही उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, तमाम जो जिलों से होकर के काफिला गुजरने वाला है। लेकिन अभी भी यूपी पुलिस की ओर से कोई अपडेट्स रूट के बारे में दिया नहीं गया है। और पूरे काफिले की यदि मैं 8-9 घंटे के सफर की यदि बात करूं तो इसी NH-27 पर 2 से 3 जगह पर ये काफिला रुका। लेकिन उसके पहले अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर 2 जगह पर ये काफिला रुका था। सबसे पहले ऋषभदेव में ये काफिला रुका जहां पर टॉयलेट वगैरह करने के लिए शायद अतीक अहमद को ले जाया गया। उसके बाद में एक जगह उदयपुर में जिले में जब प्रवेश हो गया तभी काफिला रुका, तब वहां पे गाड़ियों में फ्यूल भराया गया और फ्यूल को जो इसी मतलब तरीके से भराया गया था ताकि अब और आगे रास्ते में ये ना बढ़ना पड़े। लेकिन चूंकि उसके बाद भी करीब 9 से लेकर के 2-2:30 तो करीब 5 से 6 घंटे ये बीत चुके हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोटा में कोई स्टे हो, ऐसा हो सकता है। कोटा में कोई स्टे हो सकता है क्योंकि लंबा सफर काफी हो चुका है। 5-6 घंटे का दूरी जो तय होगी, लगातार गाड़ियां दौड़ रही हाईवे पर, थकान होना भी लाजमी है। जी, बहुत संभव है कि तब तक 9.5 घंटे की दूरी तय कर लेगा ये काफिला, तो कोटा में थोड़ी देर के लिए रुके। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार अतीक के आतंक का जो इतिहास रहा है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। अतीक के आतंक के खात्मे का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन इस माफिया का अतीत इतना काला है कि दाग आसानी से धुलने वाले हैं नहीं। अतीक 17 साल की उम्र में जरायम की दुनिया में आया, बालिग होने से पहले अपना पहला कत्ल किया और फिर प्रयागराज के सबसे बड़े अपराधी चांद बाबा के कत्ल से अपना रास्ता बनाया। और देखते ही देखते पूर्वांचल में रेलवे स्क्रैप, कंस्ट्रक्शन जैसे धंधों में पांव जमाने लगा। आइए समझते हैं कैसे अतीक ने अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित किया था। सत्तर के दशक का आखिरी साल चल रहा था। तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग लग रहे थे। तरक्की के साथ कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी खूब फल फूल रहा था। अलग अलग विभागों के सरकारी ठेके बंट रहे थे। तभी नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगने लगा था। पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन दिनों शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। तभी चकिया मोहल्ले के एक नए लड़के का नाम सुर्खियों में आया। नाम था अतीक अहमद। पिता फिरोज
तांगा चलाते थे, लेकिन बेटा अतीक ने जरायम की दुनिया में बड़ा नाम बनने का ख्वाब पाला। साल 1979 में 17 साल का अतीक हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया और अपहरण, लूट, रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। कुछ समय बाद ही अतीक पर हत्या का मामला भी दर्ज हो गया। इसके बाद अतीक का धंधा चल निकला। अतीक अब धीरे धीरे अपना खौफ बढ़ाने लगा। उसे बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने लगे और वो जमकर पैसा कमाने लगा। अपराध की दुनिया में उसका नाम बड़ा होता गया। बाहुबली, चांद बाबा के विरोधी, और पुलिस उसे शह देने लगी। धीरे धीरे 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। इसका आपराधिक इतिहास शुरू हुआ था 1980 में, जब ये 18 साल के भी नहीं हुआ था, जब इसने पहली हत्या की। और इसके बाद इसने कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूट, डकैती, रंगबाजी, अपहरण, ये तमाम चीजें करता रहा। उसके बाद इसने राजनीति का चोंगा ओढ़ा और इसको जो प्रश्रय दिया समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी ने इसे एमएलए तो बनाया ही, साथ साथ एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक वक्त पर चांद बाबा के साम्राज्य को कम करने के लिए पुलिस ने अतीक को शह दी। फिर वही अतीक पुलिस के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बनने लगा। एक दिन अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों को लगा कि अब अतीक का काम खत्म हो गया है। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही अतीक को छुड़ाने के लिए नई दिल्ली से फोन आ गया। 7 साल की माफियागिरी में ही अतीक अहमद ने प्रयागराज के कांग्रेसी सांसद से अच्छे संबंध बना लिए थे। उसी का नतीजा ये रहा कि अतीक को पुलिस ने कुछ पलों में ही छोड़ दिया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने के बाद अब अतीक बड़ा नेता बनना चाहता था। साल 1989 में उसने शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान